नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके लिए सोने, चांदी और हीरों से जड़ित आभूषण अनमोल रत्न हो सकते हैं, परंतु शास्त्रार्थ विद्वानों का मत है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, अर्थात जल, अन्न और हमारे सद्विचार, ये तीनों बहुत ही अनमोल रत्न हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। दर्शकों, आपके मन में अवश्य ये जिज्ञासा आई होगी कि जल और अन्न तो इस कृषि जगत कार्यक्रम का या कृषि का घटक हो सकता है, लेकिन सद्विचार से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे किसान, बागवान, अपितु प्रत्येक प्राणी के लिए आज एक गंभीर चुनौती बन चुका है। वर्षा पर आधारित कृषि एवं मौसम का बदलना। मॉनसून का आना यह प्रकृति का नियम है। मौसम का बदलना प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परंतु प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ ये हमारे सद्विचार का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। आज हम इस गंभीर समस्या पर, इस चुनौती पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री वसु जी। वसु जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार, मुझे मंच देने के लिए डीडी हिमाचल का धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं वसु जी का आपको परिचय करवा देता हूं। वसु जी रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में, और आज के विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि वसु जी मैंने कहा कि एक अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या, आप भी इस बात का समर्थन करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मॉनसून से क्या अभिप्राय है, क्योंकि देखिए कृषि और मॉनसून एक दूसरे के पूरक हैं, तो मॉनसून से क्या अभिप्राय है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर हमारे को मॉनसून शब्द को समझना है तो हम थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। मैं आपको 18 और 12वीं सदी में ले चलता हूँ। इस समय धरती पर क्या हो रहा था? ट्रैवलिंग हो रही थी। हमारे पास बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, मार्को पोलो थे, वास्को डी गामा थे, तो ट्रैवल करते थे। ट्रैवलिंग का कारण था उस वक्त ट्रेड होता था हमारा, तो ट्रैवलिंग थी हमारी। देखो, उस वक्त रेल तो हमारे पास विकसित नहीं था, गाड़ियों के मार्ग हमारे पास विकसित नहीं थे, तो जो हमारी ट्रैवलिंग थी इसमें महासागर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। वो कैसे होता था? कश्ती के द्वारा सारी ये ट्रैवलिंग की जाती थी। तो इसी कड़ी में जब अरब्स, हमारे अरेबियन सी, अगर अरेबियन सी को मैं थोड़ा आपको लोकेट करूं कहां पर मैप में है, तो जैसे हमारा भारत बनता है तो भारत का एक वी बनता है, जिसे हम सदर्न पेनिनसुला बोलते हैं। नीचे श्रीलंका लगता है, श्रीलंका के लेफ्ट में हमारा मेडागास्कर लगता है, वहां पर जो एक अरेबियन सी बनता है। तो जब अरब्स अरेबियन सी पर आए तो उन्होंने एक फिनोमिना नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जैसे वो वहां पर आ रहे हैं, गर्मियों के समय में वहां पर जो पवन का रुख है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, और ये सेम हवाएं जब सर्दियों में देखते थे तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट आ रही है। तो इस जो चक्कर है, पवन का संचलन है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला मॉनसून। तो मॉनसून को उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मौसिम, MAUSIM। ये एक अरब का वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, पवन का बदलाव आना सीजन के साथ। उन्होंने इसको मॉनसून के यूज किया था। फिर जैसे जैसे हमारा शोध आगे बढ़ा तो कुछ विज्ञान आया, वैज्ञानिकों ने इसको फिनोमिना को जानना चाहा। तो एक दो वैज्ञानिकों का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। एक हेले थे, उन्होंने 1636 में डिस्कवरी करी। उन्होंने बोला कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तो चल रहा है, पर ये क्यों चल रहा है? उन्होंने एक थ्योरी दी कि गर्म सर्द हवाएं हो रही हैं, कुछ हिस्सा गर्म हो रहा है, कुछ ठंडा हो रहा है। ये हम आगे जानेंगे गर्म कैसे हो रहा है, ठंडे कैसे हो रहा है। और एक और बहुत अच्छा कारण हुआ था, एक इंडिया और रशिया ने एक मॉनसून की एक्सपीडिशन करी थी 1973 में। इसको मॉनेक्स कहा गया था। 4 रशिया के कश्ती गए थे, 2 हमारे गए थे। मिट्ल बहुत अच्छे इसमें आधुनिक यंत्र लगे हुए थे। तो जब वो वहां पर गए, अरेबियन सी में गए, तो उन्होंने 3 बातें और बोली। उन्होंने गर्मी का तो बताया कि हाँ एक हाई प्रेशर है, एक लो, जो हम आगे जानेंगे। उन्होंने हिमालयस का भी जिक्र किया, उन्होंने तिब्बतन प्लेट्यू का भी जिक्र किया। ये सब बातें हम आगे करेंगे। वसु जी, जैसा कि आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, इससे हमारे समक्ष ये उद्धृत होकर आया है कि जो मॉनसून का सीधा पर्याय और परिभाषित है वो हवा से है।
इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा जो आपसे अगला प्रश्न रहेगा, क्योंकि देखिए इस विषय के दो घटक हैं, मानसून का बदलना और प्रथम घटक है वर्षा आधारित। तो जो हम वर्षा आधारित कृषि की बात करते हैं वो क्या कृषि है, उससे क्या तात्पर्य है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, जैसे आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी मैक्सिमम वर्कफोर्स, मैन फोर्स है, वो कृषि में काम करती है। तो जब हमें कृषि करनी है तो हमारा बेसिक साधन क्या है, उसमें हमें जल चाहिए। तो अब देखिए, जब जल चाहिए तो 60% का जो जल आता है वो हमें मानसून की वर्षा के रूप में आता है। हमारे जो 61% किसान हैं वो मानसून की बारिश पे निर्भर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसे आधुनिक तरीके नहीं हैं। तरीके हो सकते हैं, क्या पता उनके पास एरिया ऐसा नहीं है, इनहैबिटेबल एरिया है, वहां पर उन आधुनिक तरीकों को लगाया नहीं जा सकता है। तो 60% ऐसे किसान हैं जो बारिश पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारा 55% का ऐसा ग्रॉस्ड एरिया है जो हमारा सिर्फ रेनफेड एग्रीकल्चर, मतलब बारिश पे निर्भर है। वहां भी सेम है, मतलब हमारे पास जैसे बहुत सोर्सेज हैं, आप केनाल लगा लो, आप पाइप से लगा सकते हैं, बट कुछ ऐसा एरिया है 55% जहां पर हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर रेनफेड एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंस आ जाती है। फिर जैसे कि आप जानते हैं अब खरीफ सीजन हमारा आने वाला है, जून में ही लगने वाला, उसमें तो साउथ वेस्ट मानसून का ही रोल है सारा, जो खरीफ की क्रॉप लगनी है। और खरीफ की जो क्रॉप है 4 महीने चलेगी, और आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे जानकर कि जो 55% की हमारी टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है वो खरीफ की क्रॉप से आती है। तो मानसून हमारे को जल देता है और जल हमारा सारी चीजों को संचालन करता है। जी, जैसा कि दर्शकों अभी हमारे वासु जी ने बताया कि जल के बिना कृषि संभव नहीं है, और बिल्कुल इन्होंने सही कहा गया है कि जलम संरक्षणम अनिवार्यम, जल बिना सर्वनश्यते। और इसी प्रकार कहा गया है कि कृषि विना न जीवंती जीवः सर्वे प्रणश्यते। अर्थात कृषि और जल, यदि कृषि करनी है तो जल का संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। कि हम मानते हैं कि आज आधुनिकता का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और जैसे वसु जी हमारे रिसर्च स्कॉलर है, इनका विश्वविद्यालय इस पर शोध कर रहा है, जिस पर हम आगे जिक्र भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, जहाँ मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा कि हमारा अनमोल रतन सद्विचार, और ये सद्विचार यही है कि हमें भी कहीं ना कहीं 2 कदम अपने वैज्ञानिकों के साथ, विशेषज्ञों के साथ, रिसर्च स्कॉलरों के साथ चलना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा वसु जी, हम मानसून की बात पर आते हैं। मानसून का यदि हम संचलन की बात करें, ये ऐसा क्यों होता है कि पहले हम देखते हैं कि जी आज तमिलनाडु में आया, आज वेस्ट बंगाल में आया, आज उड़ीसा में आया, हिमाचल में बाद में आएगा, जबकि पर्वतीय क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश है। इस पर थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, जैसे अगर हमारे को मानसून का संचलन समझना होता है तो मैंने कहा वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। तो गर्मियों के मौसम में जो पहला, आप देखो साउथ वेस्ट कहाँ है हमारा, ये तमिलनाडु का है। तो जैसे ही साउथ वेस्ट अरेबियन सी वाले के हिस्से से जब हमारा क्या होगा, जैसे अब हमारा होता है, जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी, पानी पर भी पड़ती हैं, और वो हमारी इंडिया जो हमारा लैंड मास है, यहाँ पर हमारे पास खेत हैं, हमारे पास सीमेंटेड एरिया है, तिब्बतन प्लेट्यू है। तो जैसे ही सूरज की किरणें गिरेंगी तो डिफरेंशियल हीटिंग होती है, कुछ हिस्सा जल्दी गर्म होगा, कुछ थोड़ा लेट गर्म होगा। तो जो हमारा पानी होता है वो लेट गर्म होता है, उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और जो हमारा हिस्सा उसका है, जो हमारी मिट्टी है, जो इंडिया का लैंड मास है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे क्या हुआ, एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है वहां पर, जहां पर जल्दी गर्म हो जाता है वहां से हवाएं उठ जाती हैं, तो वहां पर लो प्रेशर हो गया है। क्योंकि जो पानी है वो धीरे से गर्म हो रहा है, तो अरेबियन सी के आसपास एक हाई प्रेशर का एरिया बन रहा है। तो हवाएं ऐसे, तो एक ये कारण है, हम आगे और जानेंगे क्या है। तो जो हवाएं चलती हैं वो साउथ से पहले चलती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो साउथ के आसपास जितनी हमारी स्टेट्स आती हैं, तो सबसे पहले जब साउथ से चलेगा, फिर हमारा जैसे मैंने बताया था आपका वी शेप में सदर्न प्लेट बनता है, हमारा पेनिसुला बनता है। तो सबसे पहले इंदिरा पॉइंट पे टकराता है। इंदिरा पॉइंट पे वो जैसे ही टकराएगा, अब देखिए हमारा तो इतना बड़ा लैंड मास है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, तो वहां कैसे गया, ईस्ट में कैसे चला गया, वो तो यहां से हवाएं आ रही हैं। तो जैसे ही वो इंदिरा पॉइंट ऐसे वी वाले जो इस कोने पे टकराएगा, उसके बाद उसकी 2 भुजाएं बन जाएंगी। यहां से जो भुजाएं बनेगी, राइट हैंड साइड से बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड से बनेगी उसे हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं। फिर हमारे देखें क्या होता है, हमारे पास जो लैंड मास है वहां पर हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे अब मैं बे ऑफ बंगाल मास नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना शुरू करता हूं, तो सबसे पहले मीजो हिल्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास पूर्वांचल आता है, फिर मेरे पास जयंती आती है, फिर घासी और घासो आती है। तो जैसी हवा परे को जाएगी, इन ये थोड़ी हाइट पे है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वो टकरा के उसकी दिशा बदल जाती है। तो ये वाली भुजा जब ऐसे को जाएगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बे ऑफ
बंगाल, वहां से टकराकर चेरुपुंजी, सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होती है, वो टकराकर उसने अपना मुख यहाँ मोड़ लिया। अब यहाँ से चली तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऐसे कट्ठे कट्ठे चलते हैं, तो वो इस तरफ को जाने नहीं देगी हवा को, वो सीधी ले जाएगी। तो वसु जी, आपका जो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में कहना है कि जो मॉनसून का संचलन है वह हवा के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने रबी और खरीफ फसलों की बात करी, उस पर मॉनसून का क्या प्रभाव है? देखिए, अब जैसे हम अभी खरीफ सीज़न तो अभी चलने ही वाला है हमारा, तो मैंने अभी आपको कहा था खरीफ सीज़न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साउथ वेस्ट होता है। खरीफ अभी लगने वाला है और मानसून अभी खरीफ ऑनसेट हो चुका है, अभी हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं तमिलनाडु में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं अब खरीफ सीज़न है, तो सबसे पहले किसान क्या करेंगे, प्लांटिंग टाइम डिसाइड करेंगे। तो IMD से हमारे को आती है, डेली बुलेटिन आता है, तो देखेंगे अच्छा आज आने वाला है, कल आने वाला है, उसके हिसाब से हम अपने खेतों में खुदाई कर सकते हैं, गड्ढे बन सकते हैं हम अपनी। अब देखें अब क्या होता है, मैंने बताया था पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो कुछ हिस्से में बारिश हो जाती है और जो कुछ हिस्से में बारिश नहीं होती उसे हम रेन शैडो रीजन बोलते हैं। तो जो रेन शैडो में किसान होंगे उनको पता है वहां बारिश तो नहीं आएगी, तो फसलों का चुनाव वो वैसा करेंगे। जहां पर बारिश आएगी फसलों का चुनाव वहां पर अलग होगा। जैसे धर्मशाला का एरिया है, हमारे यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, जो स्पीति साइड है वहां बारिश ही नहीं होती है, इतनी प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के फॉर्म में नहीं होती है, स्नो की फॉर्म में होती है। तो पहले तो आप जो खुदाई करनी है, प्लांटिंग टाइम आपका कब, बुनाई का टाइम कब होगा, आप अपनी किस्मों का चयन करेंगे। और आज हम इतनी आधुनिक क्षेत्र में आ चुके हैं, हमें पता लग जाएगा कि आज से 10 दिन का क्या वेदर है, 7 दिन का भी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भी हमारा हो रहा है। तो हम इससे ये भी जान सकते हैं कि कीट पतंगों में क्या वृद्धि तो नहीं हो जाएगी, कहीं बारिश हो जाती, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है हमारी, तो कुछ ऐसी कंडीशंस तो नहीं बन रही है, कीट पतंगे आ रही हैं। तो हमारी प्लांटिंग से लेके अच्छा हार्वेस्ट में भी हेल्प करेगा। स्प्रिंग टाइम है आपका, स्प्रे के टाइम, अब बारिश हो रही है तो हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको स्प्रे टाइम भी अपना शेड्यूल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, राइट फ्रॉम प्लांटिंग, हम प्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारा का सारा खेल खरीफ में तो साउथ वेस्ट पे है। तो मैंने बोला फिर उसके बाद क्या चलता है, विंटर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट उल्टा चलता है। तो रबी के लिए जो होगा वो वाला वो मानसून होगा और चलन वैसे का वैसा रहेगा हमारा। जैसा आपने अभी वर्षा की बात करी, यदि हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्षा को, जैसा आपने कहा, कहीं पर बहुतायत कहीं पर नहीं होना, इसके लिए आप क्या मानते हैं? वर्षा कितने हमारे इस पर क्या पैमाना निर्धारित किया गया, किस तरह से वर्षा का जो है हमारे यहाँ संचलन रहता है? बिल्कुल, जो IMD के द्वारा एवरेज रेनफॉल है वो हमारी 1170 mm आ जाती है। और उसके और भी कर्क हैं, एक हमारे पास अबव नॉर्मल होता है, एक बिलो नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल पीरियड होता है। तो ये 3-4 कुछ कर्क हमारे IMD ने दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मान लो अगर आपकी 90 to 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज की रेनफॉल हो रही है तो हम इसको बिलो नॉर्मल मानते हैं। नॉर्मल में 96 to 104% की अगर आपकी बारिश हो रही है तो हमारी वो नॉर्मल होती है। 104 to 110% की हो रही है तो वो अबव रेनफॉल होती है, अबव नॉर्मल होती है वो। तो जैसे कई बार मानसून जल्दी भी आ जाता है, कई बार लेट आता है, तो उसका भी संचलन होता है, उस पर बारिश का प्रभाव पड़ जाता है। कई बार सर्कुलेशन विंड्स ऐसी बन जाती हैं, बहुत सारी विंड्स चलती हैं, वो बहुत साइंस का बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टॉपिक है, बट विंड्स बहुत चलती हैं, लू चलने लग जाती हैं। कई बार हम देखते हैं जैसे कल पालमपुर में बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं, यहाँ बादल गर्जना हुई, सोलन में हवाएं चली, तो कुछ हवाओं का रुख भी होता है जो इसकी वर्षा का निर्धारण कर लेता है। जी वसु जी, यदि हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके का जो वर्षा का है ये निर्धारण IMD के माध्यम से बताया गया है। यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन, क्योंकि देखिए मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में यही कहा था कि प्रकृति के साथ हमारा जो अनाधिकृत छेड़छाड़ है, देखिए उसको मानना पड़ेगा। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर तो है, लेकिन आज चेंज जो नेचर का है वो हम ह्यूमन बींग्स के कारण है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का इतना अनाधिकृत दोहन कर रहे हैं। देखिए इस बात का आप भी समर्थन करेंगे, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन मानसून पर कितना प्रभाव डालता है, इस पर आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन हमें समझना होता है क्या होता है। एक जलवायु परिवर्तन होता है, एक मौसम होता है। तो मौसम होता है एक शॉर्ट चेंज आना, ओवर अ पर्टिकुलर एरिया शॉर्ट चेंज आ रहा है। जलवायु परिवर्तन हम एक लंबे समय में जो चेंज देख रहे हैं, बहुत सारे कर्क हैं, वो टेम्परेचर हो सकता है। देखिए जैसा मैं कहता हूँ कि सक्सेस में है वन फेस बट देयर आर मेनी कंट्रीब्यूशन। सफलता का एक चेहरा होता है, उसमें बहुत सारे। अब मॉनसून एक चेहरा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, लोग कर्क लगे हैं। टेम्परेचर है, जैसे मैं प्रेशर ग्रेडियंट की बात
बात कर रहा हूँ आपको, हवाओं का रुख चलने की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसका क्लाउड बनने की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर साइकिल की हम बात करते हैं। तो ये बहुत सारे कर्क हैं जो इस चेहरे को बनाते हैं मॉनसून को। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाता है, हाउएवर जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो भी देखना पड़ता है। हमें डायरेक्ट इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं, जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, टेम्परेचर पे का इंपैक्ट है, क्या हमारा तिब्बतन प्लेटू कितना हीट हो रहा है, अरेबियन सी कैसा हीट हो रहा है। फिर देखिए हमारे पास जैसे अरेबियन सी है तो यहाँ पर मेरे पास श्रीलंका है, श्रीलंका के राइट में ऑस्ट्रेलिया है, फिर अगर मैं मेडागास्कर से लेफ्ट में जाऊंगा मेरे पास अफ्रीका है, तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। देखिए इंडिया तक सीमित नहीं है बात, ये वहां पर अफ्रीका में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, वहां पर कैसे चीजें गर्म हुई और उसका भी हमारे पे फर्क पड़ेगा। तो अगर हमें समझना है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टॉपिक है ये, बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास आ रही है, तो इसके लिए तो मुझे लगता है हमें एक घंटा और चाहिए होगा। बट बियॉन्ड इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी, डायरेक्ट इंपैक्ट भी। जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात कही, मैंने तभी कहा कि हम लोगों को अपने आप में भी एक चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप रिसर्च स्कॉलर हैं, वैज्ञानिक हमारे कार्यक्रम में आते हैं, विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में आते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी सभी विषयों पर हमारे किसान बागवानों को देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यदि 2 कदम वो चल रहे तो 1 कदम तो हमें भी बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि परोपकाराय फलानि वृक्षन्ति, परोपकाराय नद्या वहन्ति, परोपकाराय दुग्धम दोहति और परिहारकाय इदम शरीरम। कि वृक्षों को हम लगाते हैं क्यों? वो फल देता है, बारिशें होती है तो नदी बहती है, और गाय से दूध लिया जाता है तो वो हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है। इसी प्रकार हमारा ये जो शरीर है, ये यदि परोपकार में लगेगा, यदि ये हम अपनी सोच को पॉजिटिविटी में लाएंगे, प्रकृति के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो शायद आज जिस विषय पर हम गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे विषय हमारे सामने नहीं आते। जैसा कि वसु जी हमने बात करी कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्फोट जगह जगह, और मैं नहीं समझता कि कोई किसान इससे अछूता होगा। इस पर आप क्या कहने चाहेंगे? कैसे ये हमारे जलवायु परिवर्तन, मॉनसून की जो है सटीक जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाता है? जी बिल्कुल, देखिए आजकल आपने बहुत अच्छा बोला कि हमें तालमेल बनाना है, हमें उसका बेस्ट यूज़ करना है। तो देखिए आजकल जैसे मैं देखता हूँ IMD ने कई ऐप्स बनाई हैं। मैं आपने बताया था शॉर्ट रेंज फोरकास्ट भी होता है, लॉन्ग रेंज भी होता है। हम देखते हैं साइक्लोन आ रहा होता है कभी, हमें पहले ही पता चल जाता है, तो क्यों फोरकास्ट हो रहा है। अब ये फोरकास्ट को कैसे हम रिमोट एरियाज में ले जाएं, कैसे हमारे व्यक्ति तक जाएं, रीचिंग द लास्ट माइल, रिसर्च का भी हमारा उद्देश्य होता है। रीचिंग द लास्ट माइल इज द इंपॉर्टेंस। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मेघदूत ऐप IMD ने डेवलप करी है, वो एबल ऐप, तो उसमें हमारे जितने कर्क होते हैं उसमें सारा शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आ जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उसमें हमारे पास जैसे आप जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी ब्लॉक्स होते हैं, ADO होते हैं, तो ब्लॉक्स बने होते हैं, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स की होती है, तो हम पूरी सारी जो जानकारी है फोरकास्ट की है हम उन तक पहुँचा देते हैं। तो वो फायदा इनका फोरकास्ट का पूर्व अनुमान के रूप में ले सकते हैं और अपना जो खेती करनी है, कृषि करनी है, उसमें वो उसका चलन का उपयोग कर सकते हैं। जी वसु जी, जैसे कि यदि हम अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वर्षा कम होती है और आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं, आज बहुत टेक्निक्स बढ़ चुकी है। इस पर आप किसानों को बताएं कि यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, वहाँ पर किसान किस प्रकार, थोड़ा विस्तार पूर्वक चाहूँगा। देखिए अगर आप पानी की कमी है तो मैंने आपको बोला था कि हमें जैसे माउंटेन रेंजेस हैं तो उसके कई कारण होते हैं। ऐसा बारिश ज़्यादा किसी में है, किसी में कम हो रही है, तो सबसे पहला तो है कि हमें एरिया चिन्हित करना होता है कि आप किस एरिया में बैठे हैं, क्योंकि आज सिंचाई की बहुत सी प्रणालियाँ आ गई है। प्रणाली तो आ गई है, पर पहले हमें देखना है कि सिंचाई जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल सही। आप कोई ऐसी वैरायटी लगा सकते हैं कि नहीं लगानी, उधर जाना ही क्यों, मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल आप पहले अवॉइड करो, उसमें जाना क्यों चलन में, तो पहले आप जैसे हमारी भाषा में कहा जिस घर जाना नहीं उसका नाम क्यों लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये पहले ऐसी वैरायटीज अगर हैं, बहुत डेवलप हो गई हैं, ICR हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, क्या कोई ऐसी वैरायटी है जो कम पानी में चल रही है, पहले वो चलन करें आप। फिर अपने एरिया का अपना क्लाइमेट, वेदर भी आप देखें वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर बात आ जाती जब कुछ नहीं बचा हमारे पास, अब तो कुछ करना ही है हमारे को, तो ये जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पता है कि 4 महीने बारिश होनी है, फसल लगानी है आपने, उसमें आगे जाके सितंबर में लगानी है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वहां से कलेक्ट करें पानी को, स्टोर करें, उसको यूज कर लें। आप वहां पर पॉन्ड बना सकते हैं, आप कैनाल बना सकते हैं, उसको स्टोर करें, आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, जड़ों में पानी डालेंगे। तो पहले तो देखें बचना है हमारे को, पहले हमें बचना है उससे। अच्छा जब नहीं बच सकते हैं तो कुछ करना ही है हमारे को, क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, जब अति हो जाए उसके बाद तो वर्जित हो जाती है, कुछ करना ही है आपको। बिल्कुल। आप जैसा कि विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं, विश्वविद्यालय
किसानों बागवानों को, जैसा ये मौसम का बदलता परिप्रेक्ष्य है, इस संदर्भ में किस प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध और किन किन माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, ताकि हमारा किसान बागवान, क्योंकि देखिए मौसम का बदलना अपने आप में एक नियम है, वर्षा का कम, क्योंकि देखिए जब नेचर इम्बैलेंस है तो सब चीज़ें इम्बैलेंस है। उन परिस्थितियों में आपका विश्वविद्यालय क्या शोध कर रहा है, और आप एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते हमारे किसान बागवानों को थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे तो यूनिवर्सिटी में ही हमारा एक मिटोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। वही मैंने कहा शॉर्ट रेंज, हम तो इसमें कर सकते हैं कि फोरकास्ट दे सकते हैं कि कब आना है कब नहीं आना है। तो फोरकास्ट की जानकारी ली जाती है, किसानों को ऐप्स के थ्रू भी दी जाती है, वो व्हाट्सएप के थ्रू भी दी जाती हैं। कुछ किसान जो ICT में नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है, उनके लिए कैंप्स भी लगाए जाते हैं, पंचायत के थ्रू लगाए जाते हैं, उनको वहाँ जाके समझाया जाता है। एडवाइजरीज जारी होती हैं, ये नहीं कि फोरकास्ट क्या, उसका प्रभाव भी हम बताते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये है, अब बारिश होनी है, ये कंडीशन आ सकती है, हम प्रभाव भी बता देते हैं उसका। शोध की जब मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो साउथ वेस्ट मानसून का 90 के दशक से लेकर आज तक क्या वेरिएशन हुई वो देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट का, कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का देख रहे हैं। तो वो एक शोध का डाटा जो जनरेट हो रहा है, उससे वो देखते हैं कि उसको प्रिडिक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं कि हाँ इतना जो दशक में इतना आ रहा है, आगे जाके क्या होगा, हम उससे फिर से अपनी फसल की चुनाई कर सकते हैं। तो रिसर्च से हम पिछला ट्रेंड देखते हैं, हम जो ये मिटोलॉजिकल डिपा उससे हम प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर, तो दोनों से हम फ्यूचर भी बताते हैं, प्रभाव भी बताते हैं, और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज किसान भाई बंधु से ले सकते हैं। जी वसु जी, चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि आपने कहा कि मानसून का अभिप्राय हवा से है, और हमारा किसान भाई, हम चाहेंगे कि इसको हम थोड़ा सा एक बार जिसे कहते हैं एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये हवा का दबाव है, आपने कहा लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप समझें कि ये मेरा हाथ है, अब हाथ, और ये मेरा यहाँ से कोई मेरी सूरज की किरणें पड़ रही हैं, सूरज की किरणें यहाँ ज़्यादा पड़ी, यहाँ कम पड़ी। तो सूरज की किरणें जहाँ पर ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पर जो आसपास की जो एयर होती है वो क्या करती हैं, वो राइज कर जाती हैं, उड़ जाती हैं। अब देखें, ये तो साइंस की बात है, पर इसको आसान भाषा में को तो आप समझे, यहाँ पर पहले कुछ था, अब वो नहीं है, तो खालीपन हो गया, इसे हम कहते हैं लो प्रेशर। मतलब जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ जाएंगी, वहाँ से हवा ऊपर उठ जाती है, और वहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया हो जाता है। अब ऊपर जा रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जा रही है ठंडी रहेगी, या तो ऊपर जाते जाते वो ठंडक बनाता है, उसमें हीट लूज करता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जो गर्म हवा है वो ऊपर उड़ती है, तो ठंडी हवा क्या होगी, वो नीचे गिर जाएगी। तो अब देखो, यहाँ कुछ नहीं था, अब जहाँ पे कुछ आ गया तो स्वाभाविक तौर पे भारीपन बन गया वहाँ पर। अब मैं देखो आपको बोलूँ कि मेरे को यहाँ से यहाँ चीज़ लेके जानी है, और मेरा हाथ सिंपल है, तो नहीं जाएगा। क्यों? ग्रेडियंट नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूं, एक स्लोप ले आऊं, तो यहां से यहां भी आ जाएगा, यहां से यहां भी चल जाएगा। अभी मैंने बोला कि यहां पर नीचे हवा गिरी तो हाई प्रेशर हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया। अगर ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें नहीं है, तो मैं भरे से कम में डालूंगा। इसी तौर पे हवा का चलन होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में। तो ऐसे हमारी हवा चलती है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ पर, अब देखो सूरज कहाँ गिर रहा है, वहां से उठ के कहाँ पे नहीं गिरा, वहां हाई प्रेशर है, तो आप पूरा का पूरा जो विंड पैटर्न समझ जाएंगे। जी, आप एक शोधकर्ता, जिसे मैं शुद्ध हिंदी में कहूँगा, होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, किसान बागवानों को, क्योंकि आप तो शोध में निरंतर जुड़े हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे, मतलब आज के विषय के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हम समझते हैं कि मानसून आ गया चला गया, थोड़ा हम साइंस में चलते हैं, थोड़ा हटके करते हैं इसको। देखिए, हमारी धरती, साधारण भाषा बिल्कुल, देखिए मैं समझाता हूँ। तो हमारी धरती है, धरती में देखो एक तो मध्य रेखा होती है, एक हमारी कर्क रेखा होती है, उसके ऊपर एक होती है मकर रेखा। अभी धरती बिल्कुल सीधी है। अब सूरज की किरणें कहाँ पड़ी? मध्य रेखा में पड़ी। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जहां पर हवा पड़ेगी वहां तो लो प्रेशर बन जाएगा, उड़ के वो नीचे गिरेगी, दोनों तरफ गिरी, इधर भी गिरी उधर भी गिरी, दोनों तरफ मध्य रेखा के एक हाई प्रेशर हो गया, एक लो प्रेशर हो गया। तो अब क्या हुआ, मैंने बोला हवा कैसे चलनी है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऊपर से नीचे चली, नीचे से ऊपर चली, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धरती घूम रही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप और मैं एक जैसे मेलों में लगती है, कश्ती में बैठे हैं, और आप एक कोने में या दूसरे कोने में, आप मुझे बोले वासु जी आप मेरे बॉल फेंकें, और वो चल रहा है, तो बॉल मैं जब फेंकूंगा तो सीधी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मोशन में है, वो मुड़ जाएगी। अब देखिए, धरती भी तो घूम रही है, तो जो ऊपर से हवा आती है वो सीधी नीचे आने की बजाय थोड़ा राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो नीचे से ऊपर हवा जाती है वो सीधी जाने के बजाय लेफ्ट में चल जाती है। तो ये तो केस हुआ हमारा साधारण, जब धरती सिंपल है, तो जहां पे कन्वर्ज होगी लो प्रेशर एरिया बन गया। अब 21 जून आने वाली है,
21 जून को जो सूरज की किरणें होंगी वो मकर पे होंगी जी। और मकर की एक बड़ी खास बात है कि वो इंडिया के ऊपर से जाती है, गुजरात की बिल्कुल यूं जाती है वो। अब मकर के ऊपर मैंने बोला हवा, वो सूरज की किरणें गिर रही हैं, तो सूरज की किरणें गिरी तो लो प्रेशर एरिया हो गया, तो जो लो प्रेशर एरिया मध्य रेखा पे होना थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। ऊपर शिफ्ट होने की वजह से हाई प्रेशर हल्का सा ऊपर चला गया और नीचे वाला भी ऊपर आ गया। अब देखिए मॉनसून कैसे आता है। अब वहां से जब हवा चली तो आनी तो नीचे से थी, नीचे वाली तो बिल्कुल ठीक आ जाएगी, पर जब नीचे वाली ऊपर चलेगी मध्य रेखा तक तो लेफ्ट आएगी, पर जैसे ही उसने ऊपर जाना शुरू किया वो थोड़ी सी राइट में चली गई, जो लेफ्ट में जानी थी राइट में चली गई। अब वो जो मैंने आपको बोला साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वो यही हुआ। वो ऐसे जानी थी साउथ से ईस्ट की तरफ, है ना, वो ऐसे को मुड़ गई है वो, है ना। तो यूं साउथ वेस्ट से चली और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना उसने शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं कि मॉनसून साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। पहले इंदिरा पॉइंट पे टकराएगा, अब आगे क्या होगा, फिर आ जाएगा मेरा बीच में ऑटम, फिर आता है 22 दिसंबर में जो ये होगी सूरज की किरणें मेरी मकर राशि, मकर रेखा पे गिरेगी और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट पे चलेगी। देखिए दर्शकों, वसु जी ने पहले तो साइंटिफिक वे में समझाया और कार्यक्रम के अंत में बिल्कुल सरल भाषा में आपको जो है मॉनसून को परिभाषित कर दिया। वसु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।